नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी लोगों का BCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की है। आसियान समिट जो कंबोडिया में अभी हाल ही में हुआ। तो क्या भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में शांति का सबसे बड़ा उम्मीद है? हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के नज़र से देख रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने रूस का दौरा किया। जहां जयशंकर साहब ने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि रसिया से तेल खरीदना और अपने देश के नागरिकों को सस्ते दाम पर तेल प्रोवाइड कराना ये भारत देश का मौलिक कर्तव्य है, और इसके लिए भारत किसी भी देश की परवाह नहीं करता कि कौन क्या हमारे बारे में बोल रहा है। और जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने मॉस्को विजिट किया था। और अब जो मॉस्को के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनसे मिलने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं। तो एक तरफ रूस के विदेश मंत्री से मिलना, दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलना, ये भारत की कूटनीति और उसकी प्रतिबद्धता की धमक है वैश्विक लेवल पर अगर हम बात करें तो। और यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ मिलते हुए एस जयशंकर साहब ने, जैसा कि आपके सामने दैनिक जागरण की न्यूज है, कि वहां पे इन्होंने जो खाद्य संकट बना हुआ है दिमित्री कुलेबा से उस पर चर्चा की। इसके अलावा परमाणु चिंता पे भी बात की। अगर मैं बात करूं टोटल, तो खाद्य संकट पे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बात की। न्यूक्लियर टेंशन पे बात की जो पूरी दुनिया में बना हुआ है एक तरीके से। घातक हथियारों के रोक पे बात की। कहीं ना कहीं जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक आरोप लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है, उसको लेके भारत के विदेश मंत्री ने सीधे आड़े हाथों या सीधे हाथों बात करें, दोनों तरीके से रशिया तथा यूक्रेन से बात की और युद्ध को लेकर जल्द से जल्द समाप्ति की बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब SCO की समिट हुई थी, वहां पे जब व्लादिमीर पुतिन साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा था ये समय युद्ध का नहीं है, और जिसे दुनिया भर के देशों ने यूनाइटेड नेशन में जब 77 जनरल असेंबली की बैठक हुई न्यूयॉर्क में, तो वहां पे इस बात को उठाया कि ये युद्ध का समय नहीं है। स्पेशली मैं बात करूं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब ने कहा था कि मोदी जी सही हैं। उन्होंने कहा था कि ये टाइम युद्ध का नहीं है। तो भारत ने अपनी बात को पुनः दुनिया के सामने रखा। हालांकि पश्चिमी देश ऐसा मानते हैं कि इनडायरेक्टली हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भारत ने कहा कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहे हैं। जल्द से जल्द युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए और दोनों लोगों को बैठकर बायलैटरल बात करनी चाहिए। बायलैटरल बात करने से ही युद्ध में संभव है इसकी समाप्ति के लिए। और सस्ते तेल को लेकर भारत ने अपनी पुनः स्पष्टता जाहिर की। जो दुनिया या स्पेशली मैं अगर बात करूं तो यूक्रेन इस बात को कहीं ना कहीं उठा रहा था कि भारत जो तेल है वो इसके बावजूद तेल खरीद रहा है रसिया से। तो इसको लेके भारत ने पुनः अपनी बात रखी कि भारत के नागरिकों को सस्ता तेल प्रोवाइड करवाना भारत सरकार का कर्तव्य है। इसको लेके बात की और ये बात हुई है कंबोडिया में, जहां भारत आसियान शिखर सम्मेलन की 17वीं बैठक हुई। वहां पे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी गए थे और उनके साथ प्रतिनिधित्व मंडल में डॉक्टर जयशंकर साहब चले गए थे। और जब वहां पे गए तो यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, जहां पर भारत ने अपनी बात बड़ी धमक के साथ रखी। और भारत अब दुनिया में एक अपना अलग स्थान रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ एज अ
ग्लोबल लीडर देख रही है, एक उभरता हुआ देश है। एशिया में नहीं बल्कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और एस जयशंकर बने हैं, तब से देश की विदेश नीति में काफ़ी बदलाव हुआ है। ये मैं नहीं, ये देश के अलग अलग समाचार पत्र, दुनिया भर के अलग अलग राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र हुई है। बिना डरे हुए भारत ने रशिया से तेल खरीदा और अमेरिका के जो सैंक्शन है उसकी बिना परवाह किए हुए। और जिस तरह भूख की बात भारत सरकार ने उठाई, क्योंकि FAO की अगर हम बात मारें तो कोविड-19 में दरअसल जहां इनकी संख्या 13 पॉइंट के आसपास भुखमरी थी, वहीं अब 28.2 के आसपास हो गई है। दुनिया में 45 देश ऐसे हैं जो जहां पर 5 करोड़ लोग अकाल की कगार पे खड़े हैं। इसमें 33 देश अफ्रीकी देश हैं, जबकि 9 एशियाई देश हैं, 2 लैटिन अमेरिकी देश हैं। लैटिन अमेरिकी का देश जैसे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, वहाँ के लोगों को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और एक यूरोपियन कंट्री है। इन देशों में भीषण भुखमरी है। अगर बात की जाए बॉटम पे देशों की, तो सोमालिया, अफगानिस्तान, इथोपिया, दक्षिणी सूडान और यमन, ये वो देश हैं जहां आतंकवाद अपने चरम पे है, जहां पे आप ये मान सकते हो कि कट्टरता अपने चरम पे है। उन देशों में भुखमरी भी अपने चरम पे है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत जहां 1950-51 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 5.08 टन अनाज उत्पादन करता था, वही प्रेजेंट टाइम में भारत 2021-22 में 21.60 करोड़ टन अनाज उत्पादन किया है। तो भारत पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में एक अच्छा स्थान रखता है। इस कोविड-19 में और यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसमें काफ़ी देशों को भारत ने एक तरीके से निर्यात किया है गेहूं चावल, लेकिन इसके बावजूद भारत को 107वें नंबर पे भुखमरी पे स्थान पे रखा गया है। अगर इस डाटा की बात की जाए तो ये तथ्य कहीं ना कहीं मैं इससे सहमति जाहिर नहीं करता हूँ। भारत सरकार भी इससे सहमति नहीं रखती है, क्योंकि ये जिन 4 तथ्यों के आधार पर भुखमरी को दर्शाया गया है, जबकि भारत ने अपने यहाँ कोविड-19 में जिस तरह इतने लोगों को भूख से बचाने के लिए फ्री में अनाज दिया है, इसके बावजूद भारत को 107वें स्थान पर रखना, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भारत को खरी नहीं उतरेगी, भारत के गले नहीं उतरेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ भारत और यूक्रेन के बीच क्या व्यापार की स्थिति क्या है। तो अगर मैं यूक्रेन की बात करूँ तो भारत और यूक्रेन के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ विगत वर्ष पे, जहां यूक्रेन से भारत क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर रिकॉर्डर, बायोमशीनरी का आयात करता है, वही हम यूक्रेन को क्या देते हैं, दवाएं देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान देते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा और यूक्रेन का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बढ़े, हमारे बीच में जो बायलैटरल व्यापार है वो बढ़े। और अब बात कर लेते हैं आसियान कंट्री की। तो 8 अगस्त 1967 में आसियान जो है दक्षिण एशियाई जो देश हैं, इनका एक समूह बना था। इसमें जैसा आपकी देख पा रहे हैं फिलीपींस, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ये 10 से देश शामिल हैं। जबकि 2 देश ऐसे हैं जो पर्यवेक्षक राष्ट्र में है, जैसे पपुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर, ये 2 देश पर्यवेक्षक हैं। इसके अलावा फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये 10 देश आसियान के देश हैं। और अगर भारत की बात की जाए दोस्तों, तो 1990 में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसे बदल के भारत ने अब एक्ट ईस्ट कर दिया है। 1992 में भारत आसियान का भागीदार बना, जबकि 1996 में डायलॉग पार्टनर बना और सन 2000 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसके अलावा लास्ट ईयर की बात करें दोस्तों, तो बैंकॉक में 3 नवंबर 2019 को 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जबकि अभी कंबोडिया में 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। और ये आसियान और भारत की 30वीं वर्षगांठ पे हुआ। तो ये था लेखा जोखा
भारत तथा आसियान संबंधों की, भारत तथा यूक्रेन संबंधों की, कि किस तरह भारत पूरी दुनिया में अब अपनी पहचान बना रहा है एज अ ग्लोबल लीडर, और किस तरह हम भारत को पूरी दुनिया में वो स्थान दिला रहे हैं जिसे हम विश्व गुरु बनाना चाहते थे। तो भारत यूक्रेन तथा रूस दोनों के मध्य शांति की बात कर रहा है, और आशा करते हैं कि ये बात यूक्रेन और रूस के लोगों से जो हुई है उसमें एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाएगा, और दुनिया जिस भुखमरी की तरफ बढ़ रही है इस युद्ध को लेके, उससे निजात मिलेगी। तो अपना लेक्चर दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।